Good morning, dear students. How are you, students? I wish you all are good and fine. उम्मीद करता हूँ अल्लाह से दुआ है आप सब अच्छे और घर पर सेफ होंगे। तो वेलकम टू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल मकाम्स ऑनलाइन क्लासेज। प्यारे बच्चों, हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 1 साझेदारी का सामान्य परिचय, और इसके अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर के अंदर लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते बनाना सीखा था। आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेकर आया हूं, पूंजी पर ब्याज से संबंधित नियम। पूंजी पर ब्याज से संबंधित नियम क्या है, पूंजी पर ब्याज की गणना की विधियां क्या है और पूंजी पर ब्याज से संबंधित प्रावधान क्या क्या है साझेदारी के अंतर्गत, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले पूंजी पर ब्याज के नियम, कि पूंजी पर ब्याज के नियम क्या क्या है। नियम नंबर 1 है कि साझेदारी संलेख में स्पष्ट उल्लेख होने पर ही ब्याज दिया जाता है। अगर पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया, पहले कोई भी साझेदारी संलेख में समझौता नहीं किया गया, तो उस कंडीशन में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता। ये हमने साझेदारी संलेख के अभाव में भी पढ़ा था। ठीक है बेटा। फिर नंबर 2 आता है कि पूंजी पर ब्याज की जो गणना है वो सदैव ओपनिंग कैपिटल पर की जाती है, न कि क्लोजिंग कैपिटल पर। तो पूंजी पर ब्याज की जो गणना होगी वो सदैव कौन सी कैपिटल पर होगी? ओपनिंग कैपिटल पर की जाती है। कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पर पूंजी पर ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। इसके अलावा नोट है जो है वो है कि यदि वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजी लगाई गई है तो उस पर उतनी ही अवधि के लिए ब्याज की गणना की जाएगी जितनी अवधि तक वह व्यापार में प्रयुक्त की गई। अर्थात अगर व्यापार के अंदर कोई साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाता है वर्ष के दौरान, तो एक तो प्रारंभिक शेष पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा जो उसने अतिरिक्त पूंजी लगाई है उस पूंजी पर भी हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे। तो जितने समय तक वो व्यापार में लगी रही, फॉर एग्जाम्पल कि भाई 1 अप्रैल को व्यापार शुरू होता है और किसी साझेदार ने 1 अगस्त को जो है वो पूंजी अतिरिक्त लगाई, तो यहाँ पर 1 अगस्त से लेकर के 31 मार्च तक खत्म होने तक के जो महीने हैं उतने महीनों का ब्याज दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे कि जैसे हम ने 11th क्लास के अंदर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते थे कि कोई मशीन अगर साल के शुरू में है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन, और कोई साल के बीच में खरीदी तो जितने महीने खरीदी उतने महीने का पहले साल में क्या करते थे? डेप्रिसिएशन लगाते थे। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी जो है जितने महीने वो पूंजी प्रयोग होगी उतने महीने का यहाँ जो है पूंजी पर ब्याज की गणना की जाएगी। ठीक है बच्चों। अब आता है कि यदि किसी प्रश्न के अंदर हमें ओपनिंग कैपिटल की जगह क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी, तो वहां पे ये दिया हुआ होगा कि भाई साझेदारों की पूंजी फला फला समायोजन करने के पश्चात ये शेष पाए गए, पूंजी खातों के शेष ये पाए गए या ये है। तो यहाँ पर जो है जिन जिन समायोजनों को उसने करने के बाद में पूंजी दे रखी है, हम उन समायोजनों को पहले ध्यान से पढ़ेंगे कि वो समायोजन कौन से हैं। जनरली वो जो है वो आहरण, लाभ और अतिरिक्त पूंजी से संबंधित होते हैं, इसके अलावा और कोई होता नहीं है। तो बेटा उस कंडीशन में अपन ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन किस टाइप से करेंगे वो आप ध्यान से देखिए। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, सबसे पहले जो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है अपन उसको वापस लिख देंगे। फिर इसमें जो चीज ओपनिंग कैपिटल में ऐड करने की है उसको लेस कर देंगे, और जो लेस करने की चीजें हैं वो ऐड हो जाएगी। यानी कि जो कैपिटल को जो है वो रिड्यूस करती है यानी कम करती है उसको तो वापस ऐड कर देंगे, और जो कैपिटल को इंक्रीज करती है यानी बढ़ाती है उसको हम वापस लेस करेंगे। ओके, ऑपोजिट करेंगे। तो जैसा कि ड्राइंग होता है तो ड्राइंग हमेशा क्या होती है? लेस होती है कैपिटल में से, लेकिन यहाँ वापस क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे। एडिशनल कैपिटल ऐड होती है, हम उसे क्या करेंगे? लेस करेंगे, उसका ऑपोजिट। और प्रॉफिट जो है वो हमेशा पूंजी में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे? घटाएंगे। तो इस तरह से जब ये कैलकुलेशन करेंगे कि क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को ऐड और ये दो चीजें लेस करने के बाद जो हमारा अमाउंट आएगा वो हो जाएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल। तो बच्चों ये था पूंजी पर ब्याज से संबंधित नियमों की जानकारी, जनरल जानकारी। अब हम चलते हैं कि भाई पूंजी पर ब्याज के गणना की विधियां क्या है। अब हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो कितनी विधि से करनी है। जैसे आप डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते थे कि भाई क्रमागत विधि और स्थायी किस्त विधि, तो ठीक इसी प्रकार से पूंजी पर ब्याज की गणना की भी 2 अलग अलग विधियां हैं, जिसमें पहली है सरल विधि
और दूसरी है गुणनफल विधि। सरल विधि का मतलब वहां पे यूज होता है कि जहां पूंजी जो है वो स्थिर रहती है, साल भर उसमें बदलाव नहीं होता है। हाँ ठीक है, कोई बहुत ज्यादा विशेष घटना घटित हुई और उसमें अतिरिक्त पूंजी लगाई गई तो उसमें पूंजी में बदलाव हुआ तो कोई बात नहीं, वो तो एक आध बार हुआ, तब भी उसमें सरल विधि का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि पूंजी स्थिर रहनी चाहिए या कोई ज्यादा से ज्यादा एक आध बार उसमें परिवर्तन हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो सरल विधि का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जब वर्ष के दौरान साझेदारों के द्वारा अतिरिक्त पूंजी लगाई भी जाए और निकाली भी जाए तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो गुणनफल विधि का प्रयोग किया जाएगा। हालांकि हम सरल विधि से कर सकते हैं उसको भी, लेकिन वो थोड़ा सा जो है वो सिस्टमेटिक नहीं होता है, बल्कि इससे क्या है वो सिस्टमेटिक हो जाएगा गुणनफल विधि से, कि जब साझेदार एक से ज्यादा बार पूंजी लगाए अथवा निकाले तो उस कंडीशन में कौन सी विधि प्रयोग करेंगे, गुणनफल विधि। तो हम इन दोनों विधियों को एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे नियम, तो वापस एक बार से रिपीट रखें कि साझेदारी संलेख में उल्लेख होने पर ही पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा और पूंजी पर ब्याज सदैव किस पर दिया जाएगा, ओपनिंग कैपिटल पर, जो उनके प्रारंभिक शेष होते हैं 1 अप्रैल या 1 जनवरी जो भी प्रश्न में देवे प्रारंभिक शेष उस पर ब्याज दिया जाएगा, या वो जो पूंजी लगाएंगे व्यापार में उस पर ब्याज दिया जाएगा। और अगर अतिरिक्त पूंजी लगाई है साल के बीच में, उसकी तारीख दे रखी होगी तो उस पर अतिरिक्त ब्याज की गणना की जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं अपन इन विधियों को समझते हैं। सबसे पहले सरल विधि को और गुणनफल विधि को। मान लेते हैं कि भाई अपने पास जो है दो पार्टनर है पी और क्यू, इनकी अपन को कैपिटल दे रखी है प्रश्न के अंदर। फॉर एग्जांपल कि भाई इसकी 2 लाख रुपए और इसकी 3 लाख रुपए, ये इनकी कैपिटल दे रखी है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। और फिर एक आध बार जो है वो बहुत जरूरत पड़ी तो एडिशनल कैपिटल लगाई गई, एडिशनल कैपिटल। अब ये एडिशनल कैपिटल मान लेते हैं कि अपन को जो है वो पी ने लगाई थी 60,000 रुपए। पी ने लगाई कितने हजार रुपए, 60,000 रुपए लगाए। और वो भी जो है इसने कब लगाए कि साहब 3 माह बाद, व्यापार चालू होने के 3 माह बाद में, या कोई डेट दे दे तो वो अपन को डेट ध्यान रखनी है कि कौन सी डेट को खाते प्रारंभ हो रहे हैं और कौन सी डेट को खाते क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, और किस तारीख को वो कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई, किस तारीख को अतिरिक्त पूंजी लगाई गई। तो बेटा इस कंडीशन में देखिए यहां पे जब अपन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सबसे पहले जैसे कि ये पी है तो अब पी की यहाँ पर 2 कैपिटल है, एक ये भी कैपिटल है और एक एडिशनल कैपिटल भी है। तो अब यहाँ पर जो है अपन क्या करेंगे कि पी का सबसे पहले लिखेंगे ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर जब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 2 लाख का कितना ले लेंगे अपन, 10%। उसको थोड़ा ध्यान अच्छे से करते हैं अपन, जैसे P ऑन ओपनिंग कैपिटल तो ओपनिंग कैपिटल उसकी 2 लाख, 2 लाख का 10% 20,000 रुपए। ठीक है, फिर इसमें ऐड कर देंगे, ऐड ऑन एडिशनल कैपिटल। अब एडिशनल कैपिटल उसने लगाई है 60,000 रुपए, तो 60,000 का लेंगे तो वही 10%, 10/100, लेकिन कितने महीने के लिए लेंगे, 9 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, 9 महीने, क्योंकि 3 महीने बाद में लगाई तो साल में तो 12 महीने होते हैं, तो 3 महीने बीत चुके हैं तो बचे कितने महीने, 9 महीने। तो 9 महीने का जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2 0 से 2 0 कट
3 के पहाड़े से ये 3 बार, ये 4 बार, और 4 के पहाड़े से इसको काटेंगे 150 बार। 150 इंटू 10 1500, और 15 तिया 4500 रुपए। तो उसका इंटरेस्ट कितना आ गया? 4500 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा पी का 20 और 4 24,500 रुपए। ये इंटरेस्ट हो गया आपका किसका? पी का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखते हैं, तो क्यू ने कोई बदलाव किया ही नहीं, तो यहाँ पे क्यू का तो सीधा आ जाएगा कि भाई 3 लाख का 10%, और वो हो जाएगा हमारा 30,000 रुपए। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका आ गया? क्यू का, और ये किसका है? पी का। तो ये थी हमारी कौन सी विधि बच्चों? सरल विधि, यानी कि सरल विधि में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। तो अब हम देखते हैं अगली गुणनफल विधि। तो देखिए बेटा, अपन अब देखते हैं गुणनफल विधि का एग्जाम्पल। उससे पहले देखिए, गुणनफल विधि से ब्याज की गणना का जो सूत्र रहेगा वो रहेगा गुणनफलों का योग इंटू ब्याज की दर बटा 100 गुणा 12। अब ये गुणनफलों का योग का मतलब क्या है और गुणनफल क्या है? तो देखिए, गुणनफल का मतलब हो जाएगा पूंजी इंटू अवधि। जैसे मैंने कहा था कि इसमें वर्ष पर्यंत जो है 2, 3, 4 बार बदलाव कर देंगे साझेदार। तो हम क्या करेंगे कि उनके हर पूंजी, जो पूंजी जितने समय तक प्रयोग में आई उसको उसके समय से गुणा करके गुणनफल निकाला जाएगा। तो गुणनफल का मतलब यहाँ पे पूंजी इंटू अवधि से है, ठीक है। तो पूंजी का और उसकी अवधि का जितने समय वो लगी उन दोनों का गुणा करेंगे तो वो क्या होगा? गुणनफल। फिर जितनी बार भी गुणनफल होगा उन सब की जोड़ जो होगी वो हो जाएगा गुणनफलों का योग। जैसे देखिए, ये एग्जाम्पल है, मैंने लिखा है कि भाई 3 पार्टनर है एक्स, वाई और जेड। अब इनकी ये कैपिटल 1 अप्रैल 2018 को, यानी 1 अप्रैल का मतलब स्टार्टिंग ओपनिंग कैपिटल एक्स की 60,000, वाई की 1 लाख और जेड की 80,000 रुपए। अब देखिए, ये तो हो गई ओपनिंग कैपिटल के भाई एक बार लगी हुई है स्टार्टिंग में। ऑन 1 जुलाई 1/7/2018 को, 1 जुलाई 2018 को प्लस 40,000 का मतलब इसने और लगाए, और माइनस 20,000 का मतलब इसने पैसे निकाल दिए, ठीक है। फिर अगला 1 जनवरी 2019 को इसने 20,000 निकाल दिए और इसने 30,000 और लगा दिए, ठीक है। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे रखा है वो 10%, या इसको मान लीजिए अपन कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% वार्षिक, ठीक है। 6% ब्याज देना है पूंजी पर ब्याज, ठीक है। ये रेट हो गई उसकी। तो अब देखिए, इसमें गुणनफल कैसे कैसे प्रयोग करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल का मतलब यही होता है कि जो गुणनफलों का योग आएगा वो हो जाएगी उनकी प्रभावी पूंजी, यानी इफेक्टिव कैपिटल। तो देखिए, समझिए एक बार कि अपन कैसे निकालेंगे इनको, गुणनफलों को और इनकी इफेक्टिव कैपिटल को। तो सबसे पहले लेते हैं एक्स को। तो एक्स के अंदर क्या करेंगे अपन कि शुरू में इसकी कैपिटल कितनी है भाई? 60,000 रुपए। तो 60,000 का गुणा कर देंगे अपन लोग 60,000। अब ये कितने महीने के बाद में उसमें परिवर्तन कर रहा है? ये 60,000 इसके लगे हुए, तो कितने महीने बाद परिवर्तन हो रहा है? तो देखिए, 1 अप्रैल को, यानी अप्रैल, मई और जून, जुलाई में जाके इसने बदलाव किया, तो 3 महीने तक तो यही प्रयोग हुई। तो 3 से इसका गुणा करेंगे तो ये पूंजी हो गई, ये अवधि हो गई। पूंजी गुणा अवधि, 6 × 18, 1,80,000 रुपए। इसी टाइप से फिर उसके बाद में इसने बदलाव किया, तो अब कितने हो गए? अब हो गए इसके 1 लाख रुपए। तो 1 लाख का गुणा अपन करेंगे। देखो, अब ये जुलाई को, और अगला बदलाव कब हो रहा है? जनवरी को। तो जुलाई से तो अब इसकी पूंजी कितनी हो गई? 1 लाख हो जाएगी। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने तक अब ये पूंजी काम आएगी। तो इसका गुणा 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 6 6 लाख रुपए। फिर देखिए, इसने 20,000 कम कर दिए, तो 1 लाख से 20,000 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80,000 रुपए। तो 80,000 गुणा, अब देखिए जनवरी में किया तो जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने बाकी बच गए। तो ये 3 से गुणा करेंगे, 8 × 24, 2,40,000। तो ये हो जाएगा आपका टोटल 6 और 2 8 और 1 9 लाख, 9 और 1 10 लाख 20,000 रुपए हो जाएंगे इसकी टोटल प्रभावी पूंजी एक्स की। फिर इसी टाइप से निकालेंगे वाई की। तो वाई ने तो कोई बदलाव ज्यादा साल भर किया ही नहीं, तो इसका तो सीधा आ जाएगा 1 लाख पूरे साल तक लगे हुए रहे, इंटू 12 लाख।
फिर आते हैं जेड पर। तो जेड ने देखिए बदलाव किए हैं, शुरू में कितनी है 80,000 रुपए, तो 80,000 का गुणा करेंगे, वही 3 महीने बाद सेम बदलाव हो रहे हैं, सेम टू सेम, तो 80,000 इंटू 3 वही 8 या 24, 2,40,000। फिर उसके बाद में 20 कम कर दिए, तो कम करने से रह गए कितने 60,000, उसका गुणा कितने से होगा वही 6 से, क्योंकि 6 महीने तक अब ये 60,000 ही रहेंगे, तो 6 महीने से 60, 6 छंग 36, 3,60,000 रुपए। और फिर लास्ट में बचता है कि 30,000 और लगा दिए, तो 60 से अब इसके कितने हो जाएंगे, 30,000 जोड़ने से 90,000 रुपए हो जाएंगे, तो 90,000 का गुणा हो जाएगा आपका 3 से, 9 तिया 27, 2,70,000 रुपए। अब इन तीनों की जोड़ कर देंगे, तो 2 और 3 5 और 2 7, 7 और 1 ये हो गए 8, 8,70,000 रुपए इसकी प्रभावी पूंजी आ गई। ठीक है भाई, तो ये हो गई पूंजी ना जो है अभी तक तो प्रभावी पूंजी की गणना। अब हम इनके ऊपर क्या करेंगे, ब्याज की गणना करेंगे। तो अब ये मैं रफ कर देता हूं पास वाला। ब्याज की गणना, पूंजी पर ब्याज की गणना। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या है, ब्याज बराबर गुणनफलों का योग इंटू दर बटा 100 गुणा 12। ये गुणनफल विधि में आपको फॉर्मूला भी जरूर लगाना है, ठीक है, ताकि मालूम रहे। तो अब लेते हैं पहला एक्स का गुणनफलों का योग 10,20,000 रुपए, ये 10,20,000 गुणा दर दे रखी है 6% और बटा 100 गुणा 12। तो ये अपन कैलकुलेट करेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 दूनी 12 और 2 के पहाड़े से काटा 10,200 को, तो 5,100 रुपये आ जाएगा ब्याज, 5,100। ये एक्स का ब्याज आ गया। इसी टाइप से निकालेंगे वाई का। तो वाई बराबर, वाई की इफेक्टिव कैपिटल कितनी है भाई 12 लाख रुपए, तो ये हो गए 12 लाख गुणा 6 बटा 100 इंटू 12। तो देखिए 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गए, ठीक है। फिर उसके बाद में 12 से ये 12 कट गया, एक बार पीछे 3 जीरो, ये हो गया 1,000। 1,000 इंटू 6 करेंगे तो ये आ गया इसका ब्याज 6,000 रुपए, ये वाई का ब्याज आ गया। इसी टाइप से कैलकुलेट करेंगे जेड का। तो जेड की इफेक्टिव कैपिटल कितनी है भाई 8,70,000 रुपए, ये 8,70,000 रुपए गुणा 6 बटा 100 गुणा 12, ठीक है भाई। तो देखिए फिर इसको भी काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 के पहाड़े से 2 बार, 6 दूनी 12 और 2 के पहाड़े से इसको काटे, तो ये 2 के पहाड़े से 2 चौक 8, 2 तिया 6, पीछे 1 बचा, 2 पंजे 10, 4,350 रुपए, ये 4,350 रुपए आ गया जेड का ब्याज। तो ये कौन सी विधि थी भाई, गुणनफल विधि से अपन ने क्या किया, ब्याज की गणना करी, ठीक है। तो गुणनफल विधि के अंदर ब्याज की गणना अपन किसके ऊपर करेंगे, प्रभावी पूंजी के ऊपर। और प्रभावी पूंजी का मतलब क्या होगा कि पूंजी को उसकी अवधि से क्या करो, गुणा करो। तो इस तरह से जो है वो हम ब्याज की गणना करेंगे। तो ये 2 विधियां थी, सरल विधि और गुणनफल विधि, किसकी, पूंजी पर ब्याज की गणना करने की। अभी अपन ने सिर्फ कैलकुलेशन करी है, उसका लेखांकन अभी नहीं किया। लेखांकन कितनी जगह होगा, 2 जगह, लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते में। लेकिन वो भी कब होगा कब नहीं होगा वो देखेंगे अब। तो बेटा देखिए अब था पूंजी पर ब्याज संबंधी प्रावधान। पूंजी पर ब्याज संबंधी क्या क्या प्रावधान है, इसमें 3 अलग अलग स्थितियां हैं। सबसे पहले नंबर 1 है कि जब साझेदारी संलेख में उल्लेख नहीं किया गया, यानी पूंजी पर ब्याज देने के संबंध में कोई नियम नहीं बनाया गया। तो हम सबको पता है कि जब साझेदारी संलेख का अभाव होता है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि जब उल्लेख ही नहीं करेंगे तो इस दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो फिर इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे,
तो देखिए जैसे ये एग्जांपल है हमारे सामने कि दो पार्टनर है एक्स और वाई और उनकी कैपिटल है 3 लाख और 4 लाख रुपए और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम ये प्रश्न में दिया हुआ है, लेकिन जब प्रश्न के अंदर ये भी दिया हुआ हो कि भाई पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है या साझेदारी संलेख का क्या है अभाव है, तो उस कंडीशन में अपन अब यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है 95,000 रुपए, तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो प्रॉफिट लिखेंगे जो प्रश्न में दिया हुआ है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 95,000 रुपए, ठीक है। ये लिख करके अब ये अपन को देना ही नहीं है, तो जब देना नहीं है तो अदर कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो बस इस 95,000 को जो लाभ है उसको इनका जो अनुपात है एग्रीड रेशियो जो भी तय अनुपात उस अनुपात में क्या कर देंगे बांट देंगे। तो जब लाभ बांटेंगे तो आ जाएगा 2 पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब पार्टनर कैपिटल और करंट में कौन कौन आएगा एक्स और वाई, तो देखिए 95,000 गुणा 2/5 और 95,000 गुणा 3/5। तो जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो चाहे बोले डायरेक्ट अमाउंट बाहर लिखो या एक बार इनर कॉलम में लिखो, एक ही बात है। 5 से काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा 19 बार और 19 गुना 38,000 रुपए ये आ जाएंगे और 5 के पारे से वही 19 बार 19 तिया 57,000 रुपए। तो टोटल कर देंगे अपन दोनों साइड की बराबर कि भाई 95,000 और 95,000। तो ये स्थिति है कि देखो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें लिखा ही नहीं। ये कब करेंगे कि जब साझेदारी संलेख का क्या हो अभाव हो, जिसके अंदर दिया हुआ हो कि पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं आगे। तो बी पॉइंट है कि जब साझेदारी संलेख के अंदर इसका उल्लेख किया गया हो, यानी अब पूंजी पर ब्याज देने के संबंध में क्या है प्रावधान किया गया है, नियम बनाया गया है, लेकिन इसमें भी अलग अलग स्थितियां आएगी 4, 1, 2, 3 और 4 स्थितियां हैं। इन स्थितियों को भी अपन एग्जाम्पल की सहायता से ही समझेंगे। तो बेटा चलते हैं दूसरा कि जब साझेदारी संलेख में उल्लेख किया गया है, तो इसकी जो 4 स्थितियां हैं उसमें अंतिम स्थिति है हानि की दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों मेरे बच्चों, पूंजी पर ब्याज जो है वो सिर्फ और सिर्फ जब फर्म के पास लाभ होगा तभी दिया जाएगा, अदरवाइज जो है वो ना साझेदारी संलेख में भले उसका प्रावधान किया गया है पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। ठीक है, एक अलग स्थिति आएगी जो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे कि चाहे भले लाभ हो या नहीं तब भी ब्याज देना पड़ता है, लेकिन अभी हम चल रहे हैं कि जब साझेदारी संलेख में क्या किया गया है प्रावधान किया गया है। तो जब प्रावधान किया गया है तो जनरल कंडीशन के अंदर जब हानि होती है तो उस कंडीशन में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो ये अपन लास्ट में करेंगे। इससे पहले अगर फर्म को लाभ हुआ तो उस लाभ को जो है वो पूंजी पर ब्याज देना है, तो कितना देना है कितना नहीं देना है इसके बारे में अब अपन डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं पहली कंडीशन कि जब लाभ बड़ा हो पूंजी पर ब्याज से, ये किसका साइन है अधिक का, बड़े का, ज्यादा का, कि जब लाभ ज्यादा है किससे पूंजी पर ब्याज से, तो जब पूंजी पर ब्याज से ज्यादा होगा तो यहाँ चेक करते हैं। देखो तो 3 लाख और 4 लाख उनकी कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वार्षिक है। 3 लाख का 10% अगर अपन करें तो ये इसका ब्याज बनता है 30,000 रुपए और इसके 4 लाख का 10% करें तो बनता है 40,000 रुपए। चलो दोनों की जोड़ कर दो, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होता है 70,000 रुपए। कितना होता है 70,000 रुपए। अब यहाँ पे ये 70,000 रुपए तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ और हमारे पास में जो है वो प्रॉफिट कितना पड़ा है 95,000 का, 95,000 रुपए का। तो इसका मतलब है कि 100% ब्याज देंगे, 100% मतलब पूरा ब्याज देंगे। तो देखिए इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, 95,000 ब्याज है, आराम से अपन दे सकते हैं ब्याज। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जैसा कि एक्स और वाई, तो एक्स के कितने बन रहे हैं 30,000 रुपए
और वाई के बन रहे हैं 40,000 रुपए। टोटल मिला के बाहर आ जाएंगे 70,000 रुपए। अदर कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं अपने पास में, तो जो दोनों तरफ का अंतर होगा वो क्या होगा, विभाजन योग्य लाभ या हानि। तो वैसे तो यहाँ लाभ ही है, विभाजन योग्य 95,000 क्रेडिट ज्यादा है, 70 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 25,000 रुपए। तो उस 25,000 को हम क्या कर लेंगे, 2:3 में बांट देंगे। तो ये आ जाएगा 2 पार्टनर्स, वही कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट एक्स वाई। अब देखिए अंतर कितना आएगा, 25,000। तो 25,000 गुना 2/5 और 25,000 गुना 3/5। 2/5 की कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 और ये आ जाएगा 15,000। अब दोनों साइड की टोटल हमारी बराबर हो गई। इधर से भी 95,000 और इधर से भी 95,000। ठीक है बच्चों, तो ये थी कंडीशन नंबर फर्स्ट अपन की बी के अंदर के जब साझेदारी संलेख में उल्लेख है तो जब लाभ ज्यादा होगा पूंजी पर ब्याज क्या करेंगे, 100% दे देंगे। अब आती है सेकंड स्थिति कि जब लाभ बराबर हो पूंजी पर ब्याज, ये बराबर का साइन है, आप सबको पता है कि बराबर है, तो यानी कि लाभ और ये पूंजी पर ब्याज क्या हो, बराबर हो। तो उस कंडीशन में जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ब्याज अपन लाभ ले लेते हैं कि भाई 70,000 और पूंजी पर ब्याज भी कितना है, 70,000 रुपए। ये लाभ अपना 70,000 रुपए, ये 70,000। तो अब देखिए 100% ब्याज देंगे तो पूरा ब्याज दे दिया, दोनों साइड की टोटल वैसे ही बराबर हो गई। तो अब ये कोई चीज नहीं आएगी, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, कुछ प्रॉफिट बचा ही नहीं, तो ये बटेगा भी नहीं और बस टोटल आ जाएगी दोनों तरफ की 70,000 रुपए, 70,000 रुपए। ठीक है बच्चों, ये कब करेंगे कि जब लाभ और पूंजी पर ब्याज क्या हो, दोनों बराबर हो। उस कंडीशन के अंदर ऑटोमेटिकली सिर्फ एक तरफ लाभ लिखेंगे और दूसरी तरफ पूंजी पर ब्याज, और टोटल क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी, क्योंकि बराबर है दोनों जने। ठीक है, अब आती है तीसरी स्थिति, इसको ध्यान से समझें कि जब लाभ, ये किसका साइन है, कम का, क्योंकि एरो इधर अंदर की तरफ है तो ये कम वाला साइन है और ये अधिक वाला साइन है, ज्यादा का साइन है। तो यहाँ पे ये कम है पूंजी पर ब्याज से, तो लाभ को ब्याज के अनुपात में बांटेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर जो है वो अपना लाभ केवल अपन को हो रहा है भाई 56,000 रुपए का, कितने हजार रुपए का, 56,000 रुपए का लाभ हो रहा है, या 42,000 का लाभ हो रहा है, ये लीजिए और कम कर देते हैं इसको, 42,000 रुपए का लाभ हो रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पूरा नहीं देंगे, बल्कि जो लाभ होगा उसको क्या करेंगे, ब्याज के अनुपात में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, सबसे पहले अपन लाभ लिख देते हैं, लाभ यानी नियोजन खाते में ट्रांसफर कर देते हैं इसको। ये मैंने 42,000 रुपए लाभ यानी नियोजन खाते में लाभ के ट्रांसफर कर दिए। ठीक है भाई, अब देखिए कि लाभ को ब्याज का अनुपात, तो ब्याज कितना कितना है, 30,000 और 40,000, इन दोनों का मुझे क्या लेना है, अनुपात लेना है। तो ये लीजिए साहब, अनुपात का साइन लगा देंगे यहाँ पे, तो इन दोनों में 4 0 से 4 0 कट जाएंगे तो अनुपात कितना आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3:4। तो इसी के अंदर जो है 3:4 के अंदर ही ये जो अपन का लाभ है 42,000 रुपए, इसको हमें क्या करना है, बांटना है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स का 42,000 गुणा 3/7। 3/7 क्यों, क्योंकि अनुपातों का योग 3 और 4 7 हो रहा है, तो 3/7 और इसका 42,000 गुणा 4/7। तो ये 7 के पारे से 6 बार और 7 के पारे से 6 बार, 6 तिया 18,000 और 6 चौक 24,000 रुपए। ये इनको किस रूप में प्राप्त होंगे, ब्याज के रूप में इस प्राप्त होंगे, यानी पूरा ब्याज नहीं मिला बल्कि कम ब्याज मिला, 18,000 और 24,000। टोटल हो गया आपका 42,000 रुपए। ठीक है, ये बराबर हो गया। अब एक बात का ध्यान रखें कि ये नहीं कि पूंजी पर ब्याज बकाया रह गया तो अगले साल और मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जो रह गया सो रह गया, जो लाभ हुआ उसको बांट दिया गया। अब अगर फर्म चाहे अपनी तरफ से देना तो वो बात अलग है, लेकिन जनरली जो है वो नहीं दिया जाता है कि भाई बकाया ब्याज को भी दिया जाए। ठीक है बच्चों,
तो ये अपनी कंडीशन नंबर 3 थी कि जब लाभ क्या हो, पूंजी पर ब्याज से कम हो, तो कम होने की कंडीशन के अंदर इस टाइप से अकाउंटिंग की जाएगी। अब चौथी स्थिति आती है कि भाई जब लाभ हो ही नहीं बल्कि हमें क्या हो, हानि हो। तो बच्चों देखिए ये लॉस की कंडीशन, ये हम एग्जांपल लेते हैं, इसी को चेंज कर दिया मैंने कि भाई लॉस ड्यूरिंग द ईयर 40,000 रुपए। अब अपने पास फर्म के पास लाभ ही नहीं है बल्कि क्या है, हानि है। तो हानि की दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले वही जो हानि दे रखी है उसको लिखेंगे। अब हानि किस साइड में आएगी, डेबिट वाली साइड में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 40,000 रुपए हानि है। अब केवल और केवल इस हानि को अदर कोई समायोजन है ही नहीं, तो डेबिट साइड ही ज्यादा हो रही है, तो डेबिट साइड ज्यादा है तो इधर वाली साइड में यानी लॉस हुआ है तो यहां बढ़ जाएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। कैपिटल या करंट अकाउंट में वही एक्स वाई 40,000 गुणा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पे ये कौन सा अनुपात में होगा, जो लाभ हानि अनुपात है उसी अनुपात के अंदर 2/5 और 40,000 गुणा 3/5, तो ये हो जाएगा 5 के पहाड़े से 8 बार और 5 के पहाड़े से 8 बार, 8 दूनी 16,000 एक्स का लॉस हो गया और 24,000, 8 या 24,000 वाई का लॉस हो गया। दोनों तरफ की टोटल कर देंगे बराबर, इधर से भी 40,000 और इधर से भी 40,000 रुपए। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी कौन सी दशा, हानि की वाली दशा, जिसके अंदर ब्याज तो देंगे नहीं बल्कि हानि को क्या करेंगे, लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। अब अगला आता है कि भाई सी कंडीशन, इसको ध्यान से समझिए। सी कंडीशन, लाभों पर प्रभार मानने पर, मैंने आपको 3 मदें बताई थी लाभ प्रभार की, याद है आपको कौन कौन सी थी, पहला मैनेजर कमीशन, दूसरा साझेदार के ऋण पर ब्याज, तीसरा भवन का किराया जहां व्यापार चलाया जा रहा है ना। तो अब यहाँ पे अगर पूंजी पर ब्याज को भी लाभ प्रभार की मत माना जाए, यानी कि हर हाल में ब्याज देना है, तो इस कंडीशन के अंदर लेखांकन कैसे होगा कि चाहे लाभ हो या हानि हो, पूंजी पर 100% ब्याज दिया जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका जो लेखा होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा, करेंगे न कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अपन को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक टैग चेंज करना है कि एप्रोप्रिएशन की जगह सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करना है। ये एप्रोप्रिएशन वर्ड का यूज नहीं करना पड़ेगा और सिर्फ का यूज करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूं कि भाई मान लीजिए कि फर्म को लॉस हो रहा है 40,000 का, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, प्रॉफिट होता तो बात अलग थी, प्रॉफिट भी नहीं, लॉस हो रहा है 40,000 का। तो इस कंडीशन के अंदर जो है, अब वो कह रहा है कि पूंजी पर ब्याज दो, पूंजी पर क्या करो, ब्याज दो। तो पूंजी पर ब्याज, ठीक है साहब अभी देते हैं। देखो तो अब यहाँ पे लाभ प्रभार की मत मानना है, तो सबसे पहले तो टू लॉस जितना है उतना लिख दिया अपन ने, 40,000 रुपए जो दिया हुआ है प्रश्न के अंदर। अब क्या कहा, चाहे लाभ हो या हानि, हर हाल में पूंजी पर ब्याज पूरा का पूरा दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पूंजी पर ब्याज डेबिट वाली साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एक्स और वाई, एक्स का 30,000, वाई का 40,000 रुपए। तो 30 और 40 कितने हो गए, 70,000 रुपए। कितने हो जाएंगे, 70,000 रुपए हो जाएंगे। ठीक है बेटा, देखो मैंने सबसे पहले क्या किया कि भाई प्रश्न के अंदर यही सेम कंडीशन थी, लेकिन इसका वर्ड चेंज कर दिया कि अगर इसको हम लाभ प्रभार की मद मान लें, यानी कि पूंजी पर ब्याज को हर हाल में देना है, चाहे भले आपके पास प्रॉफिट कम है, ज्यादा है, बराबर है, कितना भी है, लेकिन हर हाल में देना है। तो जब प्रभार की मद मानेंगे तो उसका लेखांकन हमेशा कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले वही कि या तो जो प्रॉफिट है वो लिखो या लॉस। तो यहाँ पे लॉस है अपन को, ये अपन ने लॉस लिखा। अब अपन समायोजन करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट वाली साइड में आएगा, क्योंकि फर्म के लिए ये क्या है, एक एक्सपेंसेज है, तो एक्सपेंसेज 2 में ही आता है, टू इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल डेबिट वाली साइड में एक्स और वाई पूरा देना है, तो पूरा कितना बनता है उनका 30,000 और 40,000। अब देखिए दोनों पक्षों की जोड़ करके तो पहले से ही 40,000 आनी थी, ये 70,000 और देने से फर्म को क्या हो जाएगा और लॉस बढ़ जाएगा। तो टोटल लॉस हमारा कितना हो जाएगा 1,10,000 रुपए। कितना टोटल हो गई भाई, इधर से 70 और 40 1,10,000। और ये 1,10,000 भुगतने भी किसको है, एक्स और वाई को ही है, पार्टनर्स। तो ये आ जाएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका एक्स का जो है वो 1,10,000 गुणा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 2/5 और 1,10,000 गुणा 3/5। 5 के पहाड़े से इसको काटेंगे 22 बार, 22 बन 110 होता है। 5 के पहाड़े से 110 कट जाएगा 22 बार, 22 गुना 44,000 और 22 दिया 66,000। ये इनका लॉस हो गया और टोटल हो जाएगी दोनों साइड से 1,10,000 1,10,000 रुपए। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक पूंजी पर ब्याज, जिसमें अपन ने समझा कि इसके नियम क्या है, फिर इसकी गणना की विधियां क्या है और इसके प्रावधान कौन कौन से हैं, कब इसको लाभ हानि नियोजन खाते में लिखेंगे, कब इसको लाभ हानि खाते में लिखेंगे, कब पूंजी पर ब्याज पूरा देंगे, कब पूंजी पर ब्याज कम देंगे। ठीक है बच्चों, तो अगला टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा आहरण पर ब्याज की गणना की विधियां। उसके प्रावधान नहीं है अलग से लेखांकन के, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसकी है, गणना की विधियां। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।